Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh everybody. Welcome back to my channel after such a long time. और कहानी यही थी कि जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा शॉर्ट्स में कि मैं पाकिस्तान ट्रैवल किया था मैंने अपने पेरेंट्स से मिलने आफ्टर 4 years विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसमें मैंने कोशिश तो करी कि मैं कुछ बनाऊंगी, इरादा भी था, लेकिन टाइम इतना शॉर्ट था, प्लस रमज़ान थे और प्लस ये व्लॉगिंग के चक्करों में मेरा प्रेशियस टाइम विद माय पेरेंट्स एंड फैमिली बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। तो मुझे यही हुआ कि लेट्स लीव इट। और बस मैंने शुरू में ज़रूर वीडियोस बनाई ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि मैं कहाँ हूँ और क्यों मैं वीडियोस नहीं बना पा रही। अब द थिंग इज़ कि आई एम बैक और इस पूरे अरसे में जो सबसे ज़्यादा मुझे क्वेरीज आई, क्वेश्चंस आई, वो यही थी कि एक तो ईजीएस्ट वे टू इमिग्रेट टू कनाडा कैसे हो सकता है, चीपेस्ट ऑप्शन क्या हो सकती है, कुछ भी अगर करना है आपने, और उसके बाद ईजीएस्ट प्रोविंस जिससे आपको इमिग्रेशन मिल सके वो कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को मैंने कहा एक और वीडियो में बना देती हूँ और उससे ये आइडिया हो जाएगा कि जो लोग कनाडा आना चाहते हैं और वो इस तलाश में हैं कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि उनको वो आसानी से कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, उनको जॉब्स मिल सकें। नंबर 3, वो चीप हो। और नंबर 4, उससे उनको इमिग्रेशन का पाथवे क्लियर हो जाए। तो ये सब कुछ आंसर होने वाला है इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। और ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ ECE पे, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे, क्योंकि ECE इज़ वन ऑफ द जैसे कहते हैं ना प्रोग्राम्स जिसकी बहुत डिमांड है ऑल ओवर कनाडा। और इसकी मुझे क्वेरीज भी सबसे ज़्यादा आई थी, तो मैंने कहा लेट्स स्टिक टू दिस फर्स्ट और इसको मैं आज कवर करूँगी। और इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि कौन सा कॉलेज है जो आपको चीपेस्ट पड़ेगा। मैंने तो वैसे तो बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, मैंने टोबा के कॉलेज को कवर किया था मैंने, और उसके बाद मैंने एल्बर्टा में एक कॉलेज को कवर किया, फिर मैंने न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर के एक कॉलेज को कवर किया जो कि ECE आपको करवा रहा है। और वो जनरल वे में मैंने डिस्कशंस की थी। आज की वीडियो ये होने वाली है कि चलो ठीक है, आप डिफरेंट कॉलेजेस से, बल्कि मैंने एक और भी कवर किया था, वो था ऑन्टेरियो का कॉलेज, जिस वक्त नाम भूल रहा है, लेकिन मैंने उसको भी कवर किया था। द थिंग इज़ कि करने को तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, राइट, लेकिन क्या आपकी पॉकेट पे वो कितना भारी पड़ता है, क्या आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, या क्या ऐसा है कि अगर आप एक फ़ीमेल हैं या ख़ातून हैं और अपने बच्चों के साथ आप अकेली आ रही हैं, तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो आपको देखने पड़ते हैं। और जैसे कि मैं भी आई थी 2 बच्चों के साथ, तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रेफरेंस था हस्बैंड का भी और बेसिकली हस्बैंड का ही, कि अगर मैं अपनी बीवी बच्चों को अकेले भेजता हूँ कनाडा तो किसी ऐसे सिटी में भेजूँगा जहाँ पे मेरे कोई रिलेटिव्स हों, और अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं भी हैं तो एटलीस्ट उन्हें ये तसल्ली होगी कि आसपास कोई ऐसा इंसान ज़रूर मौजूद है जो अगर हमें इन केस कभी हेल्प मिले, हेल्प चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम होती है, तो वी कैन रीच आउट टू समबडी जो कि हमसे क्लोज़ हो। एक तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है इन डिसाइडिंग कि आपको किस प्रोविंस में जाके अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लेना है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि रिलेटिव है या नहीं, अगर आप अपने बीवी बच्चों को अकेला छोड़ रहे हैं, जो कि मेरे केस में भी था। नंबर 2 ये होता है कि चलें ठीक है, रिलेटिव्स तो हैं, लेकिन अब उसकी फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या हम इन द लॉन्ग रन उसको रिकवर कर पाएंगे या नहीं। और जब मैं रिकवर करने की बात करती हूँ उसका मतलब ये होता है कि अच्छा चले डिग्री कंप्लीट हो गई, उसके बाद जॉब्स का क्या हालात हैं, और वो ऐसी कोई जॉब्स हैं कि हमने जो इतना ख़र्चा किया है उसको हम एटलीस्ट थोड़ा सा रिकवरी प्रोसेस में तो वो आ सके। तो एक तो ये भी फैक्टर होता है। ठीक है, अब कहानी ये है कि अब ECE को मैंने जनरली बहुत दफ़ा डिस्कस किया है। मैं खुद अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर नहीं हूँ, मैं एक हाई स्कूल साइंस एंड मैथ टीचर हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि सबसे आसान तरीका जिससे आपको इमिग्रेशन मिल सकती है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ही चल रही है। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ
कॉलेज ऑफ नॉर्थ एटलांटिक न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर को, जो कि इनकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं इन डिफरेंट लोकेशंस। ये आप ख़ुद चेकआउट कर लीजिएगा कि आपको कौन सी लोकेशन सूट करती है। लेकिन मेरे रिसर्च के मुताबिक, जो मैंने रिसर्च की है, सारे प्रोविंसेस को, सारे जितने जितने मुझे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के सर्टिफिकेशन, यानी मैं 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स की बात कर रही हूँ, इससे कम में आप मत जाएं, ये मेरी रिकमेंडेशन होगी आपको। तो इन 2 ईयर्स डिप्लोमा कोर्सेज में ऑल ओवर कनाडा मुझे कॉलेज ऑफ नॉर्थ एटलांटिक बहुत ही एक रीजनेबल ऑप्शन नज़र आई, जिसको मैं कह सकती हूँ कि इट्स अ चीपेस्ट ऑप्शन, जस्ट लाइक मेमोरियल यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर में है, जिसमें मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। डू गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। अगर आप चाहते हैं कि जी आप ECE नहीं बल्कि आप किसी और मास्टर्स प्रोग्राम में या बैचलर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेकर कराची, लाइक नॉट कराची, आप कनाडा आना चाहते हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। कराची का भूत सवार है, क्योंकि कराची इज़ माई सिटी। ठीक है जी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब कहानी ये है कि चलें, अब हम कॉलेज ऑफ नॉर्थ एटलांटिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि मैंने सेंट जॉन्स को, यानी सेंट जॉन्स इज़ अ सिटी, उसमें ये मौजूद है कॉलेज ऑफ नॉर्थ एटलांटिक। इसको क्यों मैंने चीपेस्ट बोला है, क्योंकि सबसे पहले हम इसकी फ़ी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा तगड़ा पॉइंट होता है। एक और बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ठीक है आपके रिलेटिव और ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बट मैं आई हैव बिन लकी एंड हमेशा ही लकी रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में कि बहुत सारे लोग मुझे मिले जो कि रिलेटिव्स के अलावा भी आपको हेल्प कर सके, और मैंने बहुत लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाए हैं सेंट जॉन्स में। तो अगर आप थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं और आप हिम्मत करते हैं और आप आते हैं अल्लाह के भरोसे, तो मेरा ख्याल है कि आप नाउम्मीद नहीं होंगे और आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको हेल्प आउट ज़रूर करेंगे इन केस आपको हेल्प चाहिए हो। क्योंकि जब आप एक अकेली औरत आ रही होती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जब अकेली आई थी 2 बच्चों के साथ, तो मुझे ऑब्वियसली अपने नेबर्स में और अपने जो मेरा कॉम्पाउंड था, क्योंकि मैं ऑन कैंपस हाउसिंग में रह रही थी, ऐसे मुझे बहुत सारे लोग मिले जिनसे मैं दोबारा मिलने भी वापस गई, जिनसे मुझे लगा कि ब्लड रिलेशन से बढ़कर बन गए वो। ठीक है, उन्होंने मेरी लम्हा लम्हा मदद की और मुझे बिल्कुल ये फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। क्योंकि ये भी याद रखिएगा कि रिलेटिव्स भी आपके पास हर वक्त मौजूद नहीं हो सकते, क्योंकि उनके भी बिजी स्केड्यूल्स हैं, उनके भी एक अलग रूटीन्स हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आपको हर वक्त आप उनके आगे हाथ फैला दें कि जी मुझे मदद कीजिए। ठीक है जी, तो ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि थोड़ा हिम्मत की तो ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले फ़ी स्ट्रक्चर पे कि जो चीपेस्ट ऑप्शन अगर मैं कहती हूँ और जो कंपैरिजन्स मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो इसमें इनका क्या फ़ी पैकेज है। तो मैं एक सरसरी सी आपको बता देती हूँ कि जी फर्स्ट ईयर, दिस इज़ अ 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स, जिसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन डिप्लोमा कोर्स है ये, और इसमें जो फर्स्ट ईयर की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड 13,000 कैनेडियन डॉलर्स, एंड देन वी टॉक अबाउट द सेकेंड ईयर, उसकी है अराउंड 11,000 कैनेडियन डॉलर्स। तो हम बात करते हैं 13 और 11 आपका 24,000 कैनेडियन डॉलर्स बन गया। और ये आपकी टोटल फ़ी है फॉर 2 ईयर, जिसके अंदर क्या क्या कवर हो जाता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपकी इसके अंदर ट्यूशन फ़ी कवर हो रही है, कंपल्सरी फ़ीस कवर हो रही है, बुक्स कवर हो जाता है, हेल्थ एंड डेंटल फ़ीस भी कवर हो जाती है, और इसके अलावा अगर आपको कोई सप्लाइज़, इसमें एक सेकेंड सेमेस्टर की सप्लाइज़ भी इसने कवर किए हुए हैं, क्योंकि आपको फ़र्स्ट में कोई सप्लाइज़ चाहिए नहीं थे। तो कहानी ये है कि आप 24,000 कैनेडियन डॉलर्स में आप अपने 2 ईयर का अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। और याद रखिएगा, मैं 2 साल पे हमेशा इसलिए स्ट्रेस करती हूँ कि 2 ईयर्स के कोर्स करने के बाद आपको 3 साल का, यानी 3 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाता है। और 3 साल से कम का आप ना लें, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जॉब मिलने में, उसके बाद इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने में और इमिग्रेशन मिलने में इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो ये सबसे पहले मैंने क्या कवर किया, सबसे पहले ये कि अगर आप चीपेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। किसके बारे में जी? कॉलेज ऑफ नॉर्थ एटलांटिक, जो कि न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर में मौजूद है। ट्यूशन फ़ी क्या है? इट्स 24,000 कैनेडियन डॉलर्स फॉर 2 ईयर्स प्रोग्राम।
ठीक, अब हम वापस आ जाते हैं कि चले ठीक है, ट्यूशन फ़ी तो आपने कहा जी कम है, 2 साल का भी है, 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी मिल रहा है। उसके बाद कहानी आ जाती है कि चले ठीक है, हमने मान लिया कि हम यहाँ आना चाहते हैं, तो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब हम एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो आपको चाहिए एक हाई स्कूल सर्टिफिकेट ओनली। जैसे हाई स्कूल सर्टिफिकेट हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में भी शायद जो आप कहते हैं ग्रेड 11-12 के बाद आप आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी अगर आपने ग्रेड 12 तक पढ़ा हुआ है तो आप आ सकते हैं इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। आपकी पहली रिक्वायरमेंट आप मीट कर लेते हैं, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं। अगर आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं, यानी कनाडा से बाहर से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को भी देखना पड़ता है। और उसके अंदर क्या क्या आ जाता है कि जी आईएलटीएस एकेडमिक टेस्ट का जो ओवरऑल बैंड स्कोर है वो 6 होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ। ऑब्वियसली इसमें और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट भी हैं, जिसमें टोफल है और पियर्सन का भी है, लेकिन हम आइल्स की इसलिए बात कर रही हूँ कि ये ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल टेस्ट है। दूसरा कॉमनली टेकन टेस्ट भी है कि लोग इसको ज़्यादा लेते हैं। तो इसके अंदर क्या ओवरऑल बैंड स्कोर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 6 ओवरऑल। इसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हमें रीडिंग में इतना, तो राइटिंग में इतना, तो लिसनिंग में इतना, तो स्पीकिंग में इतना, एंड देन ओवरऑल इतना। तो आपके पास एक बहुत आपको एक अच्छी जैसे कहते हैं आसानी हो जाती है कि आपका ओवरऑल अगर 6 आ रहा है तो आप यू हैव मेट द रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आप ग्रेड 12 आपने किया हुआ हो। सेकंड, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, ओवरऑल बैंड स्कोर 6 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्या हम एग्जाम्प्ट नहीं हो सकते इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से। तो नहीं जी, नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ मौजूद हैं जिसके अंदर पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं आता। आप कहीं और से अप्लाई कर रहे हैं तो अपने कंट्री को उस लिस्ट में जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं इनकी सारी जो वेबसाइट्स हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट योर सेल्फ एज़ वेल कि क्या आपका कंट्री उस लिस्ट में फॉल करता है जहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट आपकी एग्जाम्प्ट हुई है या नहीं। पाकिस्तान का नाम उस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो आपके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप आइल्स एकेडमिक के लिए 6 ओवरऑल बैंड स्कोर की तैयारी करके अपीयर हो जाइए। उससे ज़्यादा आए तो क्या ही बात है। अब हम बात करते हैं कि अच्छा जी और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अब ऑब्वियसली जब आपके पास ये वल्नरेबल सेक्टर चेक और ये सब चीज़ें, आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये आप आराम से अपने कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि और क्या क्या चाहिए है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे ओके लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको डिस्कस कर दी कि जी आइल्स एकेडमिक का ओवरऑल बैंड स्कोर 6 है। आपके पास कंट्री एग्जाम्स फ्रॉम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में पाकिस्तान का नाम नहीं आता। चले मैं इंडिया को भी चेक कर लेती हूँ, इंडिया का नाम भी नहीं आता। लेट्स चेक इट आउट कि बांग्लादेश का नाम मौजूद है या नहीं है, तो बांग्लादेश भी नहीं आता। तो ये 3 कंट्रीज़ एग्जेम्प्टेड लिस्ट में नहीं आते, तो आपको लेना पड़ेगा। चलिए लेट्स टॉक अबाउट एज रिक्वायरमेंट। आपका मिनिमम एज 17 ईयर्स होना चाहिए अगर आप इसके लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब हम आ जाते हैं एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स के लिए अगेन मैं आपको पूरी डिटेल बता देती हूँ कि आपको क्या क्या एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप करना चाह रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अगेन इंटरमीडिएट से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है। आगे हम बात करते हैं जी कंट्री स्पेसिफिक स्पेशल रिक्वायरमेंट्स कोई मौजूद हैं या नहीं है, तो वो इनका जो क्रेडेंशियल्स हैं जब आप उसको अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई करने का मैं आपको तरीका बता दूं कि अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या क्या सबमिट कराना है, इसमें आपको क्लियरली एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट कराना होगा। इनकी वेबसाइट से बहुत आराम से आपको अवेलेबल है। फिर एप्लीकेशन फ़ी है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ $100 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मैंने चेकआउट किए थे $200 भी मांग लेते हैं, कोई $250 भी मांग लेते हैं, लेकिन इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ी सिर्फ $100 है। फिर प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी आइल्स तो आपने दिया, आइल्स का रिजल्ट आया, वो आपको प्रोवाइड करना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स। अब ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स में रही क्या जाता है कि वो सिर्फ आपका सिर्फ ग्रेड 11-12 की जो आपकी ओरिजिनल
मार्कशीट्स हैं या ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटी डायरेक्टली उनको सेंड करेगा। ठीक है जी। अब हम बात कर देते हैं, अगर आपके जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद नहीं हैं, तो फिर एक और कहानी मौजूद है जो आपको उनकी वेबसाइट पे चेक करना है कि तो आपने क्या करना है। लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स इंग्लिश में ही होते हैं। तो हम उस टॉपिक को इतना डिटेल में डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की, कि अगर आपने कर दिया, अब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपका आ गया, कहते हैं कि जी अगर वंस यू हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लिया, उसके बाद एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको वो इशू कर देते हैं, जिसके अंदर आपको उसकी फ़ी, इनरोलमेंट, प्रोग्राम ऑफ स्टडी और लेंथ ऑफ प्रोग्राम और ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं अलोंग विद द एक्सेप्टेंस लेटर। अब आपने क्या करना है, ओके, अपॉन रिसीट ऑफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस द कंफर्मेशन फी एंड ट्यूशन फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर इज़ ड्यू टू द कॉलेज। आप जैसे ही आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपके हाथ में आ गया, आपको कंफर्मेशन फ़ी और ट्यूशन फ़ी आपको सबमिट करानी होगी कॉलेज को। ठीक है। अब कहानी ये है कि हम पाकिस्तान और इंडिया की बात इस वक्त कर लेते हैं, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा टच अपॉन करने जा रही हूँ SDS को, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम को। हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया के लिए ऑप्शंस हैं कि हम SDS के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है, अब बात आती है वीज़ा प्रोसेस की। यानी ऑब्वियसली जब आप वीज़ा प्रोसेस की बात करते हैं तो आपको उसके साथ स्टडी वीज़ा है, तो स्टडी वीज़ा का मतलब ये होता है कि आप स्टडी वीज़ा के बुनियाद पे आप कनाडा आ सकते हैं एंड यू विल बी एलिजिबल टू वर्क पार्ट टाइम यहाँ पे। ठीक, वो टॉपिक अभी नहीं है, हम उस पर नहीं जाएंगे। आजकल ऐसा भी हो रहा था कि उन्होंने कोई जो आवर्स थे पार्ट टाइम के वो बहुत अनलिमिटेड किए हुए थे, लेकिन इनकी पॉलिसी चेंज होती रहती है। तो वील स्टिक टू for the time being 20 hours part time for international students। तो जैसे ही आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलता है, आप SDS स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई करेंगे। SDS के थ्रू आपको कैसे अप्लाई करना होता है ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। मैंने इस पर वीडियो एक अलग से बना रखी है कि आपको अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं अकेले, तो आपको 10,000 कैनेडियन डॉलर्स आपको कैनेडियन बैंक में डिपॉजिट कराना होता है, जो कि आपका है। और वो जो 10,000 कैनेडियन डॉलर्स हैं अपॉन योर अराइवल, वो उस पहले साल आपको एक जैसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स में आपको मंथली बेसिस पे वो पैसा मिलता रहेगा, ताकि आप सस्टेन कर सकें हैं उस पहले साल। अगर आप अपने स्पाउस के साथ आ रहे हैं तो यू हैव टू डिपॉजिट इन अनदर 4,000 कैनेडियन डॉलर्स। इसी तरह से अगर आप किसी अपने डिपेंडेंट्स के साथ आ रहे हैं, यानी बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो आपको हर बच्चे का हर डिपेंडेंट का आपको 3,000 कैनेडियन डॉलर्स सबमिट कराना होगा, यानी डिपॉजिट कराना होगा। ये पैसे आप ही के हैं, लेकिन हाँ धचका पड़ता है, क्योंकि अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जी हमें पहले से ये डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, तो इतने पैसे का अरेंज भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर हम लेट्स अज्यूम थोड़ा देर के लिए कि जी आप एज अ फैमिली ऑफ 4 आ रहे हैं, आप हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं आपके 2, तो ये सीधा सीधा 20,000 कैनेडियन डॉलर्स बन जाता है। अब आप ऑब्वियसली इसको अपनी करेंसी में उस एक्सचेंज रेट जो उस टाइम पे एक्सचेंज रेट होगा उसमें आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। सिंपली टाइम्स इट बाय वट एवर 1 कैनेडियन डॉलर इज़ इक्वल टू वट एवर योर करेंसी इज़, यानी इंडिया और पाकिस्तान में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने पैसे अरेंज करने हैं। ये तो सिर्फ वो पैसे हैं जो आपने डिपॉजिट कराने हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए इन द फर्स्ट ईयर जो आप एज अ स्टूडेंट कनाडा आ रहे हैं। इसके अलावा SDS में आपको पहले साल की ट्यूशन फ़ी पूरी देनी पड़ती है। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर आप ECE डिप्लोमा करने आ रहे हैं कॉलेज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक से, NL से, NL इज़ न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर, ये एक प्रोविंस है बहुत ही खूबसूरत कनाडा का, जहाँ से मैंने भी अपना किया है मास्टर्स डिग्री, MAd किया है। अगर आप मेरे बारे में भी जानना चाहते हैं तो यू कैन गो बैक, सर्च माई चैनल, आपको पता चलेगा मैंने कहाँ से क्या किया था, और थोड़ा बहुत जर्नी भी पता चल जाएगा आपको मेरा। तो अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो पहले साल की फ़ी मैं आपको फिर जाके उनकी लिस्ट बता देती हूँ कि जी पहले साल की जो फ़ी बनती है वो 13,000 कैनेडियन डॉलर्स बनती है। ठीक है। तो आपको उस 20,000
फॉर अ फैमिली ऑफ 4 के अलावा 13,000 भी डिपॉजिट कराना पड़ेगा। और उसके अलावा जाहिर सी बात है, आप अपने एयर टिकट्स को और जो आपने ख़र्चे किए हैं कपड़े शपड़े लेने में या और चीज़ें पैकिंग वैकिंग करने में, शॉपिंग करने में, क्योंकि आपने कनाडा के रहना है तो उन चीज़ों के ख़र्चे भी आप अलग रखें। तो लेट्स टॉक अबाउट टोटल कितना खर्चा होने वाला है। आपका 20,000 कैनेडियन डॉलर्स डिपॉजिट करेंगे आप अपने स्पाउस के और 2 बच्चों के सस्टेन करने के लिए पहला साल जो आप ही का है। फिर आपने अराउंड 13,000 कैनेडियन डॉलर्स फ़ी पे की है पूरे साल की। ECE डिप्लोमा जो आप 2 साल का करने जा रहे थे, पहले साल की फ़ी आपको पूरा लमसम में पे करनी है। उसके बाद आप ऐड करेंगे अपने एयर फेयर्स, उसके बाद आप ऐड करेंगे अपनी शॉपिंग एंड ऑल दैट। तो अगर आप 20 + 13 करते हैं दैट मेक्स 33 कैनेडियन डॉलर्स। थोड़ा और बहुत खर्चा करते हैं तो मेरा ख्याल है अराउंड 40,000 कैनेडियन डॉलर्स की तो बात कहीं नहीं गई। लेकिन इन डरने की बात नहीं है, ये एक दफ़ा का ख़र्चा है। इसमें से 20,000 तो आपको वापस मिलने वाले हैं और जो बाकी की आपने शॉपिंग की थी वो भी आप ही की है। और लेकिन 13 से 14,000 कैनेडियन डॉलर इसके अलावा एयर फेयर आपका अलग से खर्च होने वाला है जो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम वापस आ जाते हैं कि चलें ठीक है, पैसों की बात हो गई, आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, आपने SDS के थ्रू अप्लाई कर दिया, आपने 40,000 डॉलर अपने दिमाग में रखे हुए हैं कि जी ये मेरा ख़र्चा आने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि जी आपने इस एक्सेप्टेंस लेटर के थ्रू, जाहिर सी बात है आपने उसका अप्लाई कर चुके हैं आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए SDS स्कीम के थ्रू। और फिर हम बात करते हैं कि और क्या रह जाता है कि चलें ठीक है, आप आ गए, आपने अपनी स्टडीज़ शुरू कर दी, अब आपको आके यहाँ पे रहना भी तो है। जब हम रहने की बात करते हैं तो ऑब्वियसली पहले की बात थोड़ी सी और थी। मैं जब रहती थी तो उस वक्त 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स का जो प्राइस चल रही थी, जो रेंट चल रहा था, वो अबाउट 800 to 900 कैनेडियन डॉलर चल रहे थे पर मंथ। अब उसमें थोड़ा सा बढ़ चुका है। अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट की बात करते हैं तो अगेन मेरा ख्याल है कि अराउंड 1100-1200 डॉलर्स वो पड़ेगा आपको कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ के हिसाब से। उसके अलावा आपको यूटिलिटीज़ पे करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपको ग्रोसरीज़ पे करनी होंगी। ग्रोसरीज़ में अगेन आपका आजकल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो आपको मेरे हिसाब से 500 to 600-700 कैनेडियन डॉलर्स में आपकी मंथली ग्रोसरी बिल आएगी। अब हम बात करते हैं आपका फ़ोन का बिल। फ़ोन का बिल उस वक्त मुझे याद पड़ता है मैं $45 पे करती थी एक फ़ोन के। अगर आप एक से ज़्यादा फ़ोन पे करेंगे रखेंगे तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ये $45 मैंने अपने फ़ोन ख़रीदा नहीं था, सिर्फ सिम की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अगर आप ख़रीदते हैं फ़ोन तो ऑब्वियसली उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ती हैं। और यहाँ पे ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि आप फ़ोन भी ख़रीदते हैं और सिम भी होता है तो आपका मंथली उसके पैसे कटते रहते हैं। ठीक है, हमने रेंट पे बता दिया, हमने फ़ोन बिल पे कर दिया, हमने ग्रोसरीज़ पे कर दी। अब हम बात करते हैं यूटिलिटीज़ की, यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड डा। तो उसके अंदर अराउंड 150 to 200 कैनेडियन डॉलर्स आपके मंथली एक्सपेंडिचर होता है। वो डिपेंड करता है, अगर आपका विंटर है तो ऑब्वियसली उसका बिल ज़्यादा होगा, अगर समर्स हैं तो आपका हीटर ऑन नहीं होगा। और सेंट जॉन्स में मुझे कहीं याद नहीं कोई पंखे शंखे लगे हुए हों, तो अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगती है तो खिड़की खोल लीजिए। ठीक, तो वहाँ पे सिर्फ हीटर्स लगे हुए हैं घरों में। बहुत कम ऐसे घर आपको मिलेंगे जहाँ पे एयर कंडीशनिंग भी है, क्योंकि AC की ज़रूरत ही नहीं पड़ती वहाँ पे, इतना प्लेजेंट वेदर होता है। गर्मी बहुत लगती है कभी कभी तो आपको पेडेस्टल फैंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमने भी पेडेस्टल फैंस रखे हुए थे तो उसका इतना बिल नहीं आता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जी आपको मेडिकल केयर प्लान लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मेडिकल केयर प्लान के बगैर आप वहाँ पे गुजारा नहीं कर सकते। फिर अगेन जैसे ही आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है, आप 1 साल मिनिमम ऑफ 12 मंथ्स के प्रोग्राम में आ रहे हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर द मेडिकल हेल्थ कार्ड, जिसे आप मेडिकल केयर प्लान कार्ड कहते हैं, MCP कहते हैं। वो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप भी, आपका स्पाउस भी, आपके बच्चे भी। उसके बगैर वहाँ पे सरवाइव नहीं करना होता है, क्योंकि आपकी कंसल्टेशन फ्री, आपका सब कुछ फ्री हो जाता है मेडिकेशन के अलावा। इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस ख़रीदनी पड़ती है अपनी, तो मस्ट है।
एज अ स्टूडेंट, उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू कैन लेट इट गो। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं तो फैमिली के लिए ऑप्शन होती है। और अब मैंने नहीं ली थी अपने बच्चों की हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ एक रिस्क था, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस अपने बच्चों की या डिपेंडेंट्स की या स्पाउस की, जिसकी भी आप नहीं खरीदते हैं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको तो ज़रूरी है, ठीक है ना, आपके लिए आप एक ऑब्लिगेशन है, इट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर यू, राइट। आप जैसे ही अपनी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर द मेडिकल केयर प्लान कार्ड। अगर आप नहीं लेते तो फिर प्रॉब्लम में आ सकते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, लेकिन आई होप आप समझ चुके होंगे एज अ स्टूडेंट आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ख़रीदना ज़रूरी है। और अगर आप आते हैं कि अगेन इट डिपेंड्स, मुझे याद पड़ता है मेरे पूरे सेमेस्टर की उस वक्त हेल्थ इंश्योरेंस थी अराउंड $250 पूरे सेमेस्टर की, ठीक है। अगर आप 3 सेमेस्टर्स करते हैं तो आप इसको टाइम्स बाय 3 कर दीजिए। अब थोड़ा आगे पीछे हुआ हो तो तो हम बात कर लेते हैं तकरीबन $750 आप एज अ स्टूडेंट अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हैं पूरे साल की। डिपेंडेंट्स और उन सब की आपके पास ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि अगर आप नहीं खरीदते हेल्थ इंश्योरेंस तो क्या होगा। तो ये होगा कि अगर आप अपने बच्चों को या अपने स्पाउस को दिखाने जाते हैं डॉक्टर को, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी, उनकी मेडिकेशन आपको पे करनी पड़ेगी, तो वो खर्चा आ जाता है। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन अगर आपके बच्चों को कोई क्रॉनिक इलनेस नहीं है और आप समझते हैं कि अल्लाह ताला खैर करेगा और हार्डली कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो अब सोच लीजिए, मत पे कीजिए, क्योंकि $750 पूरे साल के अगर आप हर बंदे के लगाते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4 जितने भी आप मेंबर्स का पे कर रहे हैं, तो आप सोच ही सकते हैं आपका ख़र्चा बड़ा है। लेकिन अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, कुछ लोग मुझसे अग्री नहीं करेंगे, इट्स टोटली योर चॉइस, ऐसी बात है, हर एक के अपने ओपिनियंस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अब आप खर्चे ऐड करते चले जाइए, क्या है याद रखिएगा। देखिए अब अगर आपको एडमिशन मिल गया, आपको सब कुछ हो गया, आप यहाँ आ गए, आपके वो जो $20,000 आपने जमा कराए थे अपने लिए एज अ फैमिली ऑफ 4, अब हम उसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं बाय 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में। तो आपको कितना मिल रहा है, आपको लगभग अराउंड $1,800 पर मंथ मिल रहे हैं। अगर आप 1100-1200 का यानी अराउंड 1100-1200 का एक रेंट आउट करते हैं घर, उसके बाद आप लेते हैं कि चलें जी ग्रोसरीज़ तो मैं अनअवॉइडेबल है, शुरू में बचत कर लेता हूँ, 300 to 400 की आप ग्रोसरीज़ रख लीजिए। याद रखिएगा टाइट हो जाता है इसमें, तो ज़्यादा ही पड़ जाता है, अराउंड 500 तो पड़ ही जाता है। तो आप अगर आपने 1200 का घर लिया, चले उसके यूटिलिटीज़ भी लगा लेते हैं, अराउंड 1350 का अब ये हो गया, 500 की ग्रोसरीज़ हो गई, तो आपका 1800 तो यहीं पूरा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको फ़ोन का, ट्रांसपोर्टेशन का मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी आप गाड़ी लीजिए अगर आपको अशद ज़रूरत नहीं है तो। लेकिन अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत है तो ले लीजिए। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे गाड़ियाँ मेडिकल उसके जो इंश्योरेंस के बगैर आप नहीं रख सकते। तो आप इंश्योरेंस का ख़र्चा अपना बढ़ा रहे हैं, फ्यूल का ख़र्चा अपना बढ़ा रहे हैं। अगर आप गाड़ी नहीं रखते तो आपको बसेस के यानी पब्लिक ट्रांजिट के मंथली पासेस मिल जाते हैं, जो कि बहुत चीप पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कीपिंग अ कार, ठीक है। तो शुरू में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट इट्स ओके, इट्स वर्थ इट, इट्स सच अ ब्यूटीफुल सिटी। तो आपको घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आने वाला है, इवन अगर आप वॉक करें। हाँ, विंटर्स में थोड़ी ट्रबल होती है, बट डोंट वरी, इधर का विंटर गेयर इतना क्लासिक होता है कि आपको नहीं लगती सर्दी, अनलेस आप बाहर आधे पौने घंटे के लिए जमने के लिए खड़े हो जाइए। तो ये सारी तो बातें हो गई। चलिए जी, आपने यहाँ से डिप्लोमा भी कर लिया। याद रखिएगा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बाद आपको अर्ली चाइल्डहुड सर्टिफिकेशन मिलती है, जो आपको कॉलेज आपको हेल्प करेगा उसको लेने के लिए, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मौजूद है एनएल में, उससे आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, देन यू आर रेडी फॉर जॉब्स। अब बात आती है कि जी अब हम कहाँ जाएँ ईज़ी इमिग्रेशन के लिए। तो एनएल में उनका अपने 2 प्रोग्राम्स मौजूद हैं। अगर आपको फुल टाइम जॉब मिल जाती है इंशाअल्लाह ताला, तो आप आराम से उनके प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, जिसको पीएनपी प्रोग्राम कहते हैं, या एआईपी जिसको अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम कहते हैं, उसमें इन दोनों में आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यू विल बी एलिजिबल। आपने उन्हीं की प्रोविंस से पढ़ा है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस में मौजूद है। एआईपी के लिए सिर्फ 6 महीने के लिए और पीएनपी के लिए 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। नॉट अ बिग डील, बहुत सारे लोगों का आराम से उधर इमिग्रेशन हो जाती है। आपको अगर समझ नहीं आ रही, वहाँ जॉब नहीं मिल रही,
गो टू नोवा स्कोशिया। नोवा स्कोशिया पे मेरी एक और वीडियो मौजूद है, क्योंकि उनका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स जो उनके प्रोविंस में फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग इमिग्रेशन प्रोग्राम मौजूद है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। दूसरा, इजी इमिग्रेशन पाथवेज मौजूद हैं। और तीसरा ये है कि अगर आप एज अ फैमिली मूव होना चाहते हैं तो आपको फैमिली से अलग नहीं रहना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आधे घंटे की वीडियो हो गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई रियली वांटेड टू कवर एवरी पॉइंट कि आने के बाद इमिग्रेशन तक आपको क्या 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 होगा। क्योंकि याद रखिएगा, उस करने के बाद आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल रहा है, जो अच्छा खासा अरसा होता है एक अच्छी जॉब ढूंढने में और इमिग्रेशन के अप्लाई करने में और इमिग्रेशन हासिल करने के लिए और पीआर स्टेटस को अचीव करने के लिए। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, फील फ्री to leave them in the comment section, और inshallah I'll try my best to help you guys out। और दुआ में याद रखिएगा, don't forget to like, share and subscribe to my channel। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। और ये भी मुझे बताइए कि आप और क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आप मैं वीडियोस बनाऊं। तो उससे ये होगा कि वही चीज़ पे मैं काम करूँगी जो आप देखना चाहते हैं, बजाय इसके कि कोई ऐसे टॉपिक्स पे मैं बना दूँ जो आप नहीं देखना चाहते। चले जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।